अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे बलोचिस्तान में जारी जो सियासी बहरान था, बिलाखिर उसका ड्रॉप सीन हो गया है। अदम एतमाद पर वोटिंग से ठीक एक रोज कबल वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ज़ाहिर काबीना भी वहां पर तहलील हो गई। हमने देखा कि इससे पहले जाम कमाल मुस्ताफी ना होने के अपने मौके पर मुसलसल डटे रहे और ये कहते रहे कि मैं किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन माजी की रवायत बरकरार रही और हमने देखा कि जाम कमाल साहब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब नाज़रीन, बलोचिस्तान में जो तब्दीली है इसका एक मरहला तो मुकम्मल हो गया। अब नए वजीर आला का चुनाव होगा। अब देखना यह है कि नए वजीर आला कौन होंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक अहम सवाल ये भी कि बलोचिस्तान में होने वाली तब्दीली के जो सियासी असरात हैं वो क्या होंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सासिर हाशमी। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं बलोचिस्तान की सारी सूरत हाल पर। सर, ये जो हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर ही तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत आए, बहुत बार उनसे हमने मौके भी लिया और वो कहते रहे कि हम किसी सूरत मुस्ताफ़ी होंगे नहीं। इनसाइड स्टोरी हम नासिर हाशमी से भी जानेंगे, लेकिन सर आपको क्या लगता है अचानक से क्या हो गया? दो चीज़ें हुई हैं सोनिया, जो मुझे समझ आती है। दो चीज़ें हुई। पहली तो बात यह है कि जिस अंदाज से जाम कमाल साहब ने घुटने टेके हैं, किसी को इसकी तवक्को नहीं थी। बावजूद बार बार वो कह रहे थे किसी सूरत में मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। और एक और बात उन्होंने देखी, बड़ी हैरत वाली बात है मेरे लिए, जो वो कहते हैं कि जी तमाम तर साजिशों के उतार चढ़ाव के मेरे बंदे मेरे लोग मेरे साथ रहे। भी आपके साथ लोग रहे तो फिर देन व्हाट हैपन, ये अब इस मौके पे क्या हुआ, आपके लोग कौन छोड़ के चले गए। एक दूसरा, इस हवाले से उठते बैठते प्राइम मिनिस्टर का वो कहते थे मैं एतमाद एंजॉय कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि एकदम से प्राइम मिनिस्टर का एतमाद भी ख़त्म हो गया और प्राइम मिनिस्टर से गिले शिकवे शुरू हो गए कि जी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वफाक में जो बैठे हुए हैं लोग बलोचिस्तान से उनसे ऊपर से हाथ हटाएं और वो जो मुदाखलत कर रहे हैं उनकी रुकवाई जाए। देखिए, सवाल बड़ा सिंपल सा ये है कि इस मामले को इतना तूल दिया गया जिससे मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ सियासी तौर पे और वो बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर अपहीवल क्रिएट हो गए जैसे हमेशा होता है। नासिर हाशमी, आपने हमारे प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी, अगर जो कुछ दिन ऊपर हो गए, आपने कह दिया था कि जी जाम कमाल साहब का जाना ठहर गया, वो रिज़ाइन करेंगे। वो आपने कहा था अदम एतमाद की वोट की जो है ना वो नौबत ही नहीं आएगी, वो वाकई हो गया। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा ये बताएं, फ्यूचर का आप सिनेरियो बताएं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पीकर कुद्दूस साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है बंदर साहब ने, और वो इसके ही एक कहते हैं उम्मीदवार भी हैं प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरशिप के। आपको लगता है कि गेम उस तरफ जा रही है? दूसरा, कुछ लोग कहते हैं पिंडी और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में कुछ डिफरेंट तरीके से सोचा जा रहा है इस मामले में। जी नासिर, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये 2-3 दिन की बात है, इस्तीफ़ा आएगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने स्टांस लिया हुआ था नाराज़ अरकान ने और पहले से ये मूव चल रही थी। अब बात है नई, पहले हम बात कर लेते हैं, ये भी हमने कल खबर एहतशाम साहब ब्रेक की है कि कुद्दूस बतंजोश साहब नाराज़ अरकान की तरफ से CM बलूचिस्तान नामज़द हो गए हैं और उसके साथ उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया और ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। फिर उसके साथ जान जमाली वो स्पीकर आ रहे हैं और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि नाराज़ अरकान की तरफ से ये लोग फाइनल हो चुके हैं। अंदर की जान जमाली वही ना डिप्टी स्पीकर भी चेयरमैन ने सेनेट के बिल्कुल रहे हैं, 2 बार पहले भी स्पीकर रह चुके हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं और ये फाइनल हो चुका है। और अंदर की खबर ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, सोनिया ने भी, कि डटे हुए थे। वो अच्छे प्लेयर की निशानी होती है ना सियासतदान में एहतशाम साहब, कि वो आखिरी गेंद तक खेलता है। तो जाम कमाल साहब ने आखिरी गेंद तक कोशिश की और लेकिन उनको पता लग गया था कि अब हालात चले गए मेरे हाथ से। उनकी फैमिली भी इवन कराची शिफ्ट होगी 3 दिन पहले ही। हाँ, वो माइंड बना चुके थे कि मैं नहीं रहूँगा। जिस तरह जिद क्या थी, तो शर्तें क्या रखी उन्होंने कि जी वापस ले लें करारदाद तो मैं रिजाइन भी करता हूं, और रिजाइन सुना दे भी दिया किसी को, ये क्या कहा? शाम साहब, आपको सारी खबर होती है लेकिन बस मुझे टेस्ट करते रहते हैं। अंदर की खबर आपके पास भी होती है। अंदर की खबर यही है कि जब परवेज़ खटक साहब और बाकी पूरा डेलीगेशन गया उनके पास, मुज़ाकराती टीम जाम कमाल साहब के पास, कि आप जो हैं इस्तीफ़ा दे दें, उसमें सादिक संजरानी भी थे। ये प्राइम मिनिस्टर का सुना मौक़िफ़ लेके गए थे उनको? जी बिल्कुल, कि उनको मनाने के लिए कि आप इस्तीफ़ा दे दें
और वोटिंग से पहले, ताकि ये सारा मामला ख़त्म हो जाए, क्योंकि नाराज़ अरकान से बहुत सी मीटिंग्स हो चुकी हैं, अहम लोगों की हो चुकी हैं, वो नहीं पीछे हट रहे और उनकी तादाद भी ज़्यादा है और सारा मामला क्लियर हो चुका है। उस वक्त उन्होंने कहा मुझे फेस सेविंग चाहिए। 4 शराइत रखी है एहतशाम साहब उन्होंने। फर्स्ट उन्होंने कहा जो मेरे साथ साथी थे उनको आप, क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे, तो जो नई काबीना बन रही है उसमें उनको अच्छी वजारतें दी जाएं। पहली शर्त उन्होंने ये रखी। दूसरी शर्त, जो नए वजीर आला जो भी होंगे उनमें 2 नामों पे उन्होंने कहा कि ये नहीं होने चाहिए, एक कदूस बजिंजो और दूसरा साले भोतानी। वो 4 बंदे कौन से छोड़ के गए इनमें से? जो जाम कमाल के बड़े ख़ास बंदे थे जिसकी वजह से इनको रिज़ाइन करना पड़ा, वो ख़ास बंदे इनके 4 के इन्होंने धोखा दिया, इन्हें जिद किया। वो मैं आपको इसमें क्लियर करता हूँ। एक तो ये 2 शराइत होगी, फिर तीसरी शर्त उनकी ये थी कि मेरा जो इस्तीफ़ा ही बड़ा अहम मामला है कि मेरा इस्तीफ़ा आप ले लें, अभी मैं साइन करता हूँ, लेकिन आप अभी पेश नहीं करेंगे, कहीं शो नहीं करेंगे और आपने उनसे जो तहरीक अदम एतमाद है इसको वापस लेना है और आपने इसको गारंटेड रखना है, जब क्योंकि फेस सेविंग चाहते थे वो और नई काबीना में अपने दोस्तों को बेहतरीन वजारतें देना चाहते थे। फिर ये चाहते थे कि ये 2 बंदे जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनकी मुखालफत की है, जिसमें कदूस बजिंजो थे, साले भोतानी थे, पूरी एक टीम थी, ये लोग वजीर आला के उम्मीदवार ना हो, लेकिन वही फाइनल हो गए। हाँ। लेकिन हुआ ये कि उनके साथ भी धोखा हो गया। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि आप उनके पास परवेज़ खटक साहब जाएं, सादिक संजरानी साहब जाएं, ये दोनों गए, इनके साथ अहम लोग और भी थे एस्टेब्लिशमेंट के, और उन्होंने जाके मुज़ाकरात किए नाराज अरकान से। अच्छा। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा इन्होंने पहले भी 2 नुक्ता नज़र आए सामने। हाँ, एक नुक्ता नज़र प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा था, एक उधर कर रहा था। हाँ, इसके अंदर भी है प्रॉब्लम, चल रहे हैं मामला। आपको एहतशाम साहब सारा ही मामला बताएं। अच्छा एहतशाम साहब, अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से हमेशा से बात होती रही है कि बलूचिस्तान से शुरू होने वाली तब्दीली के माजी में हमने देखा कि असरात सेंटर तक भी आए, तो कोई खतरा आप देख रहे हैं? देखिए, अब जो जिस बात का बहुत ज़्यादा डर था जाम कमाल साहब को, एक तो ये था कि PDM वाले जो है ना इसका क्रेडिट ना ले जाएं। उनका ये ख्याल था कि जी PDM को, ये उनके भी लोग कुछ हैं तो सही उसमें, कि वो ये ना समझें कि जी हमारी वजह से सब कुछ हुआ है। एक तो उनको चाह रहे थे दूर रहें। दूसरी सबसे अहम बात मुझे लगता है कि जी कोई एक स्टेज ऐसी आई है कि जब जाम कमाल साहब प्राइम मिनिस्टर का भी और उनका भी एतमाद हासिल करने में नाकाम हो गए। ठीक है, उसकी वजह प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू के बाद बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात भी नहीं मानी ना। नहीं मानी। तीसरी चीज़ यह है कि इनको बहुत ज़्यादा ख्याल था, जोम था या एतमाद था कि इनके बंदे इनके साथ रहेंगे, लेकिन 4 लोग जो है ना वो किसी तरह दूसरी तरफ चले गए, वो उस तरफ चले गए। अब अहम बात है कि इन्होंने इस दौरान बड़ी कोशिश की कि लोग ना जाएं, और वही बात थी जिसको आमतौर पे लोग कहते हैं कि बेताशा पब्लिक फंड हैं जो लिया करते थे, पोस्टिंग ट्रांसफ़र का इशू होता है, फिर लाइसेंस है, कुछ और चीज़ें, इतना बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, मिनरल्स हैं, पता नहीं क्या क्या वहाँ चीज़ें हैं बेशुमार, तो उसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, वो इस दफ़ा सुने इन्होंने नहीं दिए। दूसरी एक बड़ी वजह ये बनी कि इनका लोगों के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जो लोग कह रहे थे कि जी 2-2, 3-3 घंटे लोगों को MPs को बाहर बिठाते थे, बात नहीं करते थे, उन्होंने भी अपने गुस्से का इज़हार किया। मिनिस्टर को भी। अच्छा। जी हाँ, एक बड़ी वजह ये बनी उनके जाने की। लेकिन अगला सिनेरियो ये बन रहा है कि वहाँ पे अब क्योंकि 2 साल आएंगे सोनिया, तो हुकूमत चाहेगी कि वहाँ होगी कोलेशन गवर्नमेंट। हमेशा वहाँ पे इत्तेहादियों की हुकूमत बनती है, 100 हुकूमत किसी की भी नहीं देखने में आती। अब एक मुश्किल पेश आएगी और प्रोसेस में अगर देर लगती है तो इसका नुकसान फिर सेंटर तक पहुँचेगा। लेकिन एहतशाम साहब, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, माजी में भी हमने देखा कि मिसालें भरी पड़ी हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये होता है हमेशा से सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है। वहाँ के आवाम की महरूमियों पर हम जब बात करते हैं, वहाँ के मसाइल की बात करते हैं, तो ये सर ये गेम कब तक चलता रहेगा ऐसे ही? बलूचिस्तान के आवाम को इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, बलूचिस्तान के आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे याद है पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब 2013 में आई थी तो जरदारी साहब गए थे, ओपनली माफ़ी मांगी थी जाके, आपके आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान शुरू हुआ था। फिर ठीक है, पीपल्स पार्टी के ज़माने में 2 गुना फंड्स किए गए थे, उनका जिसको कहते हैं जो हिस्सा था डेवलपमेंट का, उसमें उसको बढ़ाया गया। फिर 2009 में जब मैं गवादर में मैं भी मौजूद था, जब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन आया था 8वां, उस वक्त भी उनको अपना फंड्स बढ़ा के दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद सोनिया माजत के साथ पैसा वहाँ पे खाया जाता है, लुटाया जाता है।
और खुर्द-बुर्द होता है, MNAs MPs अपनी जेबों में पैसे लेके जाते हैं। नतीजा ये है कि आप देख लें बलूचिस्तान में बहुत बुरा हाल है, गुर्बत आपको बेताशा मिलेगी, जॉब वहाँ पे नहीं है, और फिर जो पहले जॉब उनको मिल जाया करते थे किसी ना किसी और बुनियाद के ऊपर, वो भी अब उनको नहीं मिल वो भी नहीं। नासिर, ये जो तमाम तर मामला हो, ये जो तब्दीली जो हमें बलूचिस्तान के अंदर नजर आए, इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या थी? जिस तरह से भी एहतशाम साहब ने भी बात की, कोई उसूली इख्तलाफ थे, इक़्तिदार की जंग थी, परफॉर्मेंस के मसाइल थे, और जिस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगाए जाते रहे जाम कमाल साहब पर, यही दुरुस्त थे? देखें, ये बिल्कुल ये अहम मामला थे। बहुत से इशूज से आपको पता है, जो सियासी बहरान आगे चलता है उसमें और भी अवामिल शामिल हो जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही थी कि वो वुज़रा को टाइम नहीं दे रहे थे, वुज़रा के मसले हल नहीं हो रहे थे। 5-5 घंटे, पहले भी मैंने आपको प्रोग्राम में बताया कि 6-6 घंटे एक मिनिस्टर अगर बाहर वेटिंग लिस्ट पे बैठा है और उसके बाद उसका पीए आके कहता है आप घर जाएं, आपको फ़ोन आ जाएगा, और कई महीनों उनकी मुलाकात नहीं होती थी, MPS के साथ ये होता था। तो ये जो रवैया था ये बड़ा मामला था। फिर इसमें ये भी बात, वो लास्ट प्रोग्राम में मैं सोच रहा था कि आज काज़मी साहब भी होंगे, जो कह रहे थे कि कबायली ज़ुबान, आपको याद होगा शाम, वो कह रहे थे ये सिर्फ पैसे की ज़ुबान होती है। मैंने कहा नहीं, ये जो इनकी ज़ुबान है ये इनकी पूरे कबीले की ज़ुबान है, और वो इससे पीछे नहीं हटते। और आप देखें कि कितने बड़े बड़े डेलीगेशन, बड़ी अहम मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे, और जाम कमाल साहब मुस्तफ़ी हो गए और चले गए। और वजह इसमें और भी अवामिल हैं। और एक और बड़ा मसला देखें, प्राइम मिनिस्टर भी उनसे नाराज़, फिर BDM के हवाले से जो उन्होंने कमिटमेंट की पहले भी, उससे भी वो मुकर गए। तो बहुत सी चीज़ें थी। फिर एक पूरी काबीना जब आपसे मतलब नाराज़ हो रही है, बार बार शिकवे कम ही नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो जाम कमाल की एक बात में वजन है कि डेवलपमेंट फंड्स के बारे में जिस तरह पैसा मांगा जाता था उसने नहीं दिए। और ये तो आपको पता है MPs अपना हक समझते हैं। एक तो आपको पता है बाकायदा तौर पे 20-30 करोड़ पे हुकूमत देती है, हर किसी को देती है, ओवर एंड डब्बा भी पैसा मांगा जाता है। फिर उनसे कहा गया कि जी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के मामला थे, फिर जॉब क्रिएशन की बात हो रही थी, बहुत सारे हवालों से उन पर दबाव था। ये भी अपनी जगह, ये बात आपकी ठीक है कि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे। लेकिन देखें, वो एक हमारे बड़े सीनियर सियासतदान हैं कि आपने मौत के डर से जीना छोड़ दिया। काम तो करना है, आपने मिनिस्टर्स तो मिलना है, आपकी काबीना है, आपकी कैबिनेट है। अगर आप उसी को नहीं मिलेंगे तो फिर तो ये मामलात बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इस हद तक चले गए कि आज उनकी सीट ही नहीं रही। अगर वो इसको देख लेते तो ये मामला हल हो जाता। और आप ठीक कह रही हैं कि ये पहले भी माजी में भी आए रोज़ कोई ना कोई मसला एहतशाम साहब रहता है, लेकिन बुनियादी मसाइल पे बलूचिस्तान पे कोई बात नहीं करता। आपने बात की, पानी का बहुत बड़ा मसला है, एजुकेशन का मसला है वहाँ पे, लेकिन बस यही सियासी बेताशा गुर्बत है जी, बेताशा गुर्बत है। फिर एक आप देख लें, जिस तरह एक घर यहाँ पे, दूसरा घर जो है वो 10 मील दूर है वहाँ पे घर, क्योंकि सूबा बहुत बड़ा है, ज़मीनी लिहाज से, रकबे के लिहाज से आबादी बड़ी कम है। लेकिन हमने यही देखा कि जब से ये सियासत हो रही है, अब बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ का मसला बड़ा सीरियस और हमेशा से सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है। और अगर बलूचिस्तान के लोगों को उनका जो एहसास महरूमी है वो दूर करना है, वहाँ की महरूमियाँ ख़त्म करनी है, तो ज़ाहिर है वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। नासिर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद अहम इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कराची की अगर बात करें तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, मसाइल के अंबार हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बार फिर सिंध हुकूमत की इन मसाइल को लेकर सख्त सरजनिश की गई। वज़ीर आला सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची समेत दीगर जो हुकूमती ओहदेदार थे वो पेश हुए। अदालत की जानिब से कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते के अंदर नस्ला टावर की इमारत गिराने का भी हुक्म दे दिया गया है। अब नाज़रीन, कराची के मसाइल की दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तजावुज़ात का मामला हो, प्लॉट्स पर कब्जे का हो, शहर में कूड़ा करकट के ढेर हों, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के मसाइल अपनी जगह पर हैं, पानी के मसाइल। खैर, अगर मसाइल की बात करें तो मसाइल का पूरा एक अंबार है,
लेकिन हमने देखा कि हर जमात की जानिब से वहां पर सियासत ही की जाती रही। पीपल्स पार्टी अगर बात करें तो पिछले 13 साल से वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी मुतादिद बार नोटिस लिया गया, अदालती नोटिस के बावजूद भी इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर ने। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जबकि पीटीआई की रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। काशिफ, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। काशिफ, इससे पहले भी हमने देखा कि अदालत की जानिब से सख्त सरजनिश की गई। पिछली समात में आपको याद होगा ये तक कहा गया अदालत की जानिब से कि शेम ऑन यू सिंध गवर्नमेंट। आज भी उन्हीं मसाइल को लेकर हमने देखा कि अदालत सख्त बरहम नजर आई कराची के मसाइल को लेकर। इस पर भी आते हैं, लेकिन ये जो नस्ले टावर का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा हुक्म दिया गया है कि 1 हफ्ते में इसे मुनहदिम किया जाए। तो ये 1 हफ्ते में मुनहदिम करने का जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है, साथ में जो ये भी कहा गया है कि मुतासरीन को रकम वापस की जाए, कमिश्नर कराची को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई। तो ये काशिफ मुमकिन हो पाएगा मुतासरीन को, खासकर जो रकूम देने का जो मामला है, इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। अब सूरत हाल ये है कि जो नस्ला टावर गिराने के हवाले से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए हैं और उस वाज़ेह अहकाम के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर जो है इस नस्ला टावर को जो है वो गिरा दिया जाए। और इसके हवाले से ये भी कहा गया है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए। और इस सिलसिले में अदालत ने आज काफ़ी सख्त भरमी का भी इजहार किया और पूछा कि अभी तक नस्ला टावर जो है वो क्यों नहीं गिराया गया है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या इसको जो है वो जो गिराएंगे वो छेनी हथौड़े से गिराएंगे। और इस हवाले से कहा गया कि इसको जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए इस्तेमाल किया जाए। और 27 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। जो यूटिलिटीज़ हैं उस पर वहाँ के जो है कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। जैसे आपने सवाल किया कि जो इनके मुतासरीन हैं उनके वाजबात के हवाले से तो अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जो बिल्डर है उसने इसके वाजबात अदा करने हैं। ताहम अभी तक जो उसका जो प्लान ऑफ एक्शन है कि वो किस तरह जारी किए जाएंगे, कि किस तरह ये बिल्डर अदा करेगा, वो जो है अभी तक मामला वाज़े नहीं हुआ है कि कितनी जल्दी वो देगा, क्या इस 1 हफ्ते के अंदर दे देगा। ये सारा मामला जो है बहुत अहम है। नासला टावर गिराने के हवाले से अब 7 दिन का जो अमल है वो शुरू कल से हो जाएगा, उसका टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा। कमिश्नर कराची को ये तक कह दिया गया कि इस पर कोई किसी किस्म का जो है वो प्रेशर नहीं लिया जाएगा और इसको जो है वो 1 हफ्ते के अंदर इसको जो है वो गिरा दिया जाए। इसमें काशिफ ये बताइएगा कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चीफ मिनिस्टर साहब को कि जी सियासी बयानबाजी मत करें आप यहाँ पे, अभी देखिए इससे पहले भी इस तरह की सख्त बातें हुई हैं लेकिन इस दफ़ा भी उस तरह है। आपको क्या लगता है कि सिंध हुकूमत जानबूझ के कर रही है, जानबूझ के जो डायरेक्शन दी जाती है उनको नहीं मानी? तो कुछ लोगों का ख्याल है कि अल्टीमेटली शायद फिर चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा तौर पे इनको हटाने के लिए कुछ ना करना पड़े। तो सवाल ये है कि सिंध बिल्डिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी जिस तरीके से धड़ाधड़ कहते हैं 70% नाजायज़ तजावज़ात बनी है और लोगों ने वहाँ पे इमारत बनाई है, आप तो क्या लगता है आपको कि कोई कराची का मसला नहीं हो रहा? रंगी और गुजर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही, आ रही। जी काशिफ आप सुन सकते हैं? ठीक है, काशिफ के पास दोबारा भी आएंगे। एहतशाम साहब, पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब, कराची के जो मसाइल हैं वो बेइंतहा हैं, इस पर हमेशा से बात होती रही है। जाहिर है वहाँ पर गवर्नमेंट तो सिंध जो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन जाहिर है आप लोग भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, आपसे भी लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत हैं। हमने देखा कि हर जमात जो है वो सियासी मकासद के लिए तो कुछ टाइम के लिए मैदान में आती है, चाहे कूड़ा करकट के मामलात हो दीगर हो, लेकिन फिर मंजरनामे से गायब हो जाती है। तो सर कराची का कोई पुरसाने हाल है भी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये नस्ला टावर के ऊपर कुछ बात जी प्लीज सर, आप बात कीजिए। देखिए, नस्ला टावर का केस जो है उसमें मजलूम उसके रिहायशी, उन रिहायशियों ने बाकायदा अप्रूव प्लान देख के 18 एनओसीज देख के ये जगह खरीदी। जगह उन्होंने खरीदी थी, वो जिस कीमत में भी खरीदी थी वो आज 4 गुना हो। यानी अगर बिल्डर ने 1 करोड़ रुपए में बेचे थे तो आज वो अपार्टमेंट 4 करोड़ को। वो आज तो कंपनसेशन देगा कौन देगा? बिल्डर का मुनाफा तो इतना होता नहीं है कि बिल्डर दे सके, बिल्डर तो दे नहीं रहा। जिन लोगों ने इसका अप्रूवल दिया था वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके किसी अफसर को सजा नहीं हो रही। जिस
जो मिनिस्टर इंचार्ज था इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, वो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, उसको भी कोई सजा नहीं हो रही। वो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर अगर नाअहल था तो उसके वो रिस्पॉन्सिबल है चीफ मिनिस्टर का, उनको भी सजा नहीं हो रही। सजा किसको हो रही है? कि उनको निकाला जा रहा है जिन्होंने कीमत दे के वहां मकान लिए थे। ये किस जगह का इंसाफ है? ये कहते अंधेरी खाई है। और ये जो इधर इंसाफ के नाम की कोई चीज नजर होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन माजरत के साथ नकवी साहब, ये जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि 18 NOC दिए गए थे, तो क्या ये 18 NOC जो थे ये उनको दिखाए गए थे रिहायशियों को, ये जाली थे, ये क्या थे? ये असली थे। अच्छा, असली थे। जो जिससे कि फॉर अ नॉर्मल पर्सन, देखिए विद ड्यू अपॉलजीज, आई डोंट नो कि क्या प्रोसेस है, लेकिन ऐसे केसेस को मेरे नजदीक सो मोटा लेना नहीं चाहिए। बट वो सो मोटा लिया गया और हुक्म हुआ। और मैं ये नहीं कहता कि चीफ जस्टिस साहब के पास इनफ रैशनल और रीजन होगा टू ऑर्डर द डिमोलिशन, बट इंसाफ के तकाजे ये पूरे होते हैं कि मजलूम को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। जस्टिस मस्ट बी डन। ठीक है, अब देख आप ये बताइए कि अगर आपका अपार्टमेंट होता उस जगह और आपने एक पब्लिकली एडवर्टाइज प्रोजेक्ट है जिसके इश्तिहार आता है, टीवी पे इश्तिहार आया, अखबार में इश्तिहार आता है, जिसके ऊपर NOCs के नंबर लिखे हुए, आपने वो सारे इश्तिहार देख के आपने जाके वो खरीदा प्रोजेक्ट, और आज जब आप उसमें 10 साल से रह रहे तो 10 साल बाद आपको एक हुक्मनामा आ जाए कि आपकी बिल्डिंग गिरा दी, तो आप किधर खड़े हैं? अपने ऊपर डाल लीजिए वो सारी मुश्किलात जो वहां के रहायशियों को है, और फिर जो आपके जमीन की आवाज हो उसको बुलंद कर लीजिए। चले, ये तो नकवी साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि लोगों को समझ आएगी कि ज्यादती किसकी तरफ। लेकिन नस्ला टावर तो एक इशू है, तो आपका कराची ये 2.25 करोड़ है या 2.5 करोड़ लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो तो सारे मुसलसल अजाब, ऐसे तो पूरे मुल्क में यही हालत है, लेकिन कराची में जो इलीगल ये सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो दे रही है, नाजायज़ लोगों को NOC दे के कह रहे बनाए चले जाएं, आपका क्या ख्याल है कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है? ये एक ही अदारा पैसे खाए चले जा रहा है और पानी, बिजली, आप ट्रांसपोर्ट और बेशुमार मसाइल हैं, इस तरफ सिंध हुकूमत आती नहीं है। जी देखिए, बात सारी ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसकी बात करें, आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मैं नाज़रीन के लिए बता देता हूँ। मैं प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और मैं बिल्डर भी हूँ, और पुराना बिल्डर हूँ, और आबाद का चेयरमैन रह चुका हूँ 1988 के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि ये काम बड़े आराम से किया जा सकता है अगर विल टू डू। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम नक्शे अप्रूव करना नहीं है, उनको इंश्योर करना है नक्शे प्रॉपर लोग बनाए। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो नाजायज। यहाँ जो लोग कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए जो इंस्पेक्टर्स कहलाते हैं या एरिया कंट्रोलर्स कहलाते हैं, वो सब अरबपति होके कनाडा जाके बच गए। मंजूर काका का केस सबसे मशहूर था। ये माल जो बनाने की तरकीबें चल रही है, सिर्फ ये नहीं, आपने वो KMC के अंदर कायम खानी का देख लीजिए, वाटर बोर्ड के लोग कुछ मरहूम हो चुके हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। इंटरपोल के जरिए मंजूर काका को नकवी साहब क्यों नहीं वापस लाते? सर बात सारी ये है कि अभी तक ऐसे कोई ऑर्डर नहीं हुए, रेड वारंट नहीं इशू हुए, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रोटेक्शन दे रही है। और आज का जो मंजूर काका बैठे हुए उनके बारे में क्या ख्याल? जनाब, यहाँ ऐसे बिल्डिंग कंट्रोलर है, चीफ कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग है, जिनकी तनख्वाह तो 2-3 लाख है, लेकिन अरबों रुपए के मकानात पे रह रहे। सही। उनको सजा भी हुई है, सस्पेंड भी हुए, अपने आप को रिस्टोर करना दिया। प्ली बार्गेन करके सिंध गवर्नमेंट के अंदर 631 अफसरान ऐसे जिनको नैब के साथ प्ली बार्गेन के बाद वो लोग दोबारा ऑफिशियल पोजीशंस में आ गए। सही, ठीक हो गया। देखिए, अब बात है, मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ जो आपने कहा, वाली वारिस हम हैं, इसके वाली वारिस। अच्छा, हम हैं इसके वाली वारिस, और यकीन से कहते हैं कि हम इंशाल्लाह जो कुछ हमारे बस में वो करेंगे। सर काम होता हुआ फिर कहीं नजर नहीं आ रहा ना। अली जैदी साहब ने भी एक बात की थी कि हम कराची का कचरा साफ करेंगे, उसमें पूरी एक कैंपेन भी चली, लेकिन कूड़ा करकट के मसाइल तो वहीं के वहीं है। बल्कि आज चीफ जस्टिस ने भी इस पे बाकायदा बात की कि पूरा कराची जो है वो कूड़ा करकट का ढेर बना हुआ है। अब मुझे बोलने की इजाजत हो तो मैं शुरू। सर आप नहीं बोलना है, सर आप नहीं जवाब देना। इससे आप तो करिए ना, पहली चीज बारिश हुई, हमने उसके ऊपर डालों की सफाई का काम शुरू किया, और परमानेंट सोल्यूशन के साथ 4 डालों की सफाई का काम शुरू हो गया। गुजर डाला, महमूदाबाद डाला, औरंगी डाला और लियानी। ठीक है, वो काम शुरू हुआ है, सबके 2-2 पर।
35 अरब के मंसूबे, बाकी 400 दालें हुकूमत ने साफ करने जो छोटे दाले। हमने ग्रीन लाइट का वादा किया, ग्रीन लाइट मुकम्मल हो रही है, ग्रीन लाइट इंशाल्लाह नवंबर में ऑपरेशन है। हमने कराची सर्कुलर रेलवे का बुनियाद रखवा दिया और उसके ऊपर अब फंडिंग है, उसके तहत काम। चले काशिफ से पूछ लेते हैं। काशिफ ये बताइएगा, ये जो तफसीलात बता रहे हैं नकवी साहब, ये तो चलें अपनी जगह पे, लेकिन आप भी उस शहर में रहते हैं। देखें, ये पीपल्स पार्टी 13 साल से मौजूद है। वो जब बात होती है वो कहते हैं जी हमारा तो कभी भी मेयर नहीं रहा, ये तो लोकल गवर्नमेंट के काम है, इन्होंने करवाने थे, MQM वाले जिम्मेदारी नहीं लेते। वो कहते हैं जी फंड तो हमारे पास नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट देती है या सूबाई हुकूमत के पास फंड है। ये ब्लेम गेम एक दूसरे पे इल्ज़ाम दिया जा रहा है। आप भी शहर में रहते हैं, सारा दिन घूमते हैं वहाँ पे। कराची का इतना बुरा हाल है, मैं तो पहली मरतबा 73 में गया था तो मुझे लगता था कि मैं एक नए मुल्क में आ गया हूँ। अब मैं जाता हूँ तो लगता है कि दुनिया का इतना बुरा हाल मेरा ख्याल है किसी शहर का नहीं, इतना कराची का है। आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट के पार्ट पे, MQM के पार्ट पे, अब तो PTI भी शामिल है, ये भी एक स्टेक होल्डर है बड़ी। आपको क्या लगता है कि ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है या सारे माल बनाने में लगे हुए हैं? सबसे पहले तो जवाब के साथ मैं पहले ही फिरदौस शमीम नकवी साहब से माजरत कर लेता हूं, क्योंकि मेरे जवाब फिर उनको थोड़े से शायद नागवार गुजरे। जैसे ग्रीन लाइन बस की बात की, शुरू में ग्रीन लाइन से करूँ क्योंकि मैं आखिरी हिस्से से शुरू करता हूँ, फिर आगे तक जाऊँगा। ग्रीन लाइन बस के हवाले से इन्होंने कहा कि पूरा कर लिया, शुरू करने जा रहे हैं। तो ग्रीन लाइन का काम जो 3 साल पहले पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, गुरुमंदिर और नुमाइश तक, वहीं तक शुरू हो रही है। वो कंप्लीट कब होगा ये एक अहम मामला है। और वही काम जो 3 साल पहले अगर 6 महीने हिम्मत करके ये काम कर लेते तो वो अभी तक कराची के शहरी आज ही बेचारे चिंची पे सफ़र करने पे मजबूर है। हाँ, ये कराची वालों के शहरियों पे मेहरबानी होगी कि 3-3.5 साल बाद भी वो ग्रीन लाइन जो है वो गुरुमंदिर और नुमाइश तक शुरू हो जाए। दूसरी बात जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने की, कराची शहर में आप इनसे ख़ुद पूछें इनके कितने MNAs हैं। जगह जगह कुछ मसाइल पर ये लोग एहतजाज भी करते हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं शहर कायद के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा आजकल पोर्शन बन रहे हैं चीज़ें बनाकर, यानी जहाँ 216 गज की जगह थी, 200 गज की जगह थी, वहाँ पर पहले एक घर होता था, वहाँ पर 3-3, 4-4 मंजिला जो है पोर्शन बना के बेचे जा रहे हैं। वहाँ के रहने वालों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। इसके लिए इन्होंने आज तक कितने एहतजाज किए हैं। बेशक सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ करें, उन लोगों के हक़ में करें, तो वहाँ लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। नाज़नाबाद ले लें, नॉर्थ नाज़नाबाद ले लें, न्यू कराची ले लें, सुरजानी टाउन ले लें, वहाँ लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा, जो ग्रीन लाइन की बात कर रहे हैं, जो कराची में ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मामला है। ट्रांसपोर्ट विफाक का ये प्रोजेक्ट था जो पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, और कराची के शहरियों के लिए ये हिस्सा जो है वो नवंबर में जो 40 बसें पहले और 40 बसें अब आ गई हैं, वो तजुर्बाती तौर पर चलाई भी जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि नवंबर में चल पड़ेगी। इसमें भी बहुत टाइम लग गया, यानी कि अब अंदाज़ा लगाएं कि जो काम 3 साल पहले जहाँ पर छोड़ा गया था उसको जल्द से जल्द 6-8 महीने में मुकम्मल किया जा सकता था, वो नहीं हुआ। और जहाँ तक मामलात है, आज जो चीज़ों पर डिस्कस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात में, गुजर नाला और औरंगी नाला के जो मुतासरीन है वो भी बहुत अहम मामला है, जिसमें सिंध हुकूमत जो है वो रोज़ाना तारीखें दे रही है। अब तो 2 साल की नई तारीख दे दी है कि 2 साल बाद उनको आबाद करेंगे। उसके लिए भी फंड्स नहीं है। तो कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची के अंदर चाहे माजी के हुक्मरान हो, 13 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो, MQM रही हो, या मौजूदा दौर में PTI के MNAs हो, कराची की सूरत हाल ये है कि कराची में थोड़ा सा काम करके कराची का जो है वो दिखाने के बाद जो है उसका, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अदालत मुसलसल इन मामलात पर नोटिस ले रही है। अब होगा क्या सूरत हाल में कोई तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी, कराची की आवाम की किस्मत बदलेगी, या इस पर भी बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब की भी बात सुनी, काशिफ चुपे ग्राउंड पर होते हैं, रिपोर्ट भी करते रहते हैं, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। आज चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि कराची में सालों साल से यही होता आ रहा है, जो आता है माल बनाता है चला जाता है। इससे पहले भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए कराची के सारे मसाइल को लेकर। आपको लगता है कि कोई असर होने वाला है सिंध गवर्नमेंट पर? कराची की किस्मत बदलने जा रही है या यही सब देखने को मिलेगा आगे भी? देखिए सोनिया, नकवी साहब बड़े दबंग बंदे हैं, मरकज़ी हुकूमत से भी लड़ जाते हैं और इस्तीफ़ा भी देते हैं गुस्से में आके और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोन वॉइस मुझे लग रही है। देखें,
काश ओनरशिप ली गई होती पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, एमक्यूएम की तरफ से। ब्लेम गेम में सारे पड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है जी 1400 रुपये का वादा किया गया था, एक पैसा नहीं दिया गया। भाई एनएफसी अवार्ड के तहत सालाना डेवलपमेंट बजट के हवाले से जो आपको पैसा दिया जाता है वो कहाँ जाता है? सड़कें आज देख लें क्या है, शहरी गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है। फिर आप देख लें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या है। उसके बाद बारिश होती है, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, कोई चीज़ है। हर आने वाला दिन पहले से बुरा है। फिर अनप्लान्ड ग्रोथ है कराची की, और कराची के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। वही कराची जो बेशुमार लोगों को आज भी देखें पाकिस्तान को पाल रहा है। सबसे ज़्यादा आप 65% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ पे है, बहुत कुछ वहाँ से वहीं से हमें मिल रहा होता है। लेकिन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, माजरत के साथ तीनों ने अपना रोल नहीं प्ले किया। सारे सियासत कर रहे हैं, प्रोसेस में आम आदमी वो पिस रहा है, तकलीफें बढ़ रही हैं, बाकी जगहों पे भी हैं। लेकिन कराची में आप देख लें जॉब क्रिएशन जिस तरीके से थी अब रुक गई है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग कुछ चले गए हैं, कुछ इंतज़ार में, क्लियर पॉलिसीज़ का नहीं पता चल रहा। फेडरल गवर्नमेंट आपको कहती है बार बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जी आप मुदाखलत कर रहे हैं हमारे मामले में। भाई आपको सड़कें बनाने से फेडरल गवर्नमेंट मना कर रही है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देने से मना कर रही है। अभी आप देख लें जिस तरीके से ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी असद उमर साहब कह रहे हैं 40 बसें और आ जाएंगी। भाई सवाल यह है कि भी लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए जो एक सिनर्जी, जो कॉपरेशन होना चाहिए सिंध हुकूमत में और फेडरल गवर्नमेंट में, वो नहीं है। वो आज भी सियासत हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब नुमाइंदे किसके? मुझे नहीं लगता कि वो नुमाइंदे लोगों के हैं, वो तो जरदारी साहब के नुमाइंदे हैं या बिलावल साहब के नुमाइंदे हैं। जो उनको कहा जाता है किया जाता है, बैठ के यही फैसले होते हैं कि जी एमएनए एमपीए जो हैं उनको कैसे नवाजना है, उनकी कैसे बातें मारनी है। नतीजतन ये होता है कि लोग जो अवाम को भुगतना पड़ता है, कराची के अवाम को जो है सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ तो जाहिर है जिस तरह से भी एहतशाम साहब ने बात की कि कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गंभीर हैं। इनको मसाइल के हल के लिए जाहिर है कॉपरेशन चाहिए वफाक और सिंध के दरमियान। लेकिन जब सिंध से बात की जाती है तो वो फंड्स का रोना रोते हैं। वो कहते हैं 1400 अरब का वादा किया गया था फंड। तो ये सर फंड्स का रोना ये रोया जाएगा या फिर अमली तौर पर भी कुछ बेहतरी आएगी? ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है इस मामले को लेकर वफाक और सिंध के दरमियान? सुनिए, मैं पहले थोड़ी सी बात से आपके साथ 2-3 चीजों का जवाब। पहली चीज है, मैं चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन लेता हूँ। वो सबको क्लब नहीं कर सकते। साबित करें, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, साबित करें कि फिरदौस शमीम नकवी ने एक फैसला सियासत से किया। वो मुझे क्लब करेंगे तो मैं फिर वो ये होगा कि जुडिशरी के बारे में भी जो कुछ किया जाता है कि वकील मत करो, जज करो, वो भी दुरुस्त साबित हो। तो मैं समझता हूँ कि ये। और दूसरी चीज, मेरा काम है सियासत करना, मेरा काम है सियासत के जरिए लोगों की खिदमत करना, सियासत को गाली मत। इत्तेशाम साहब माफी के साथ जी जी, सियासत, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, इट इज नॉट अ गेम, इट्स नॉट अ प्ले। मुझे एक्सपोज भी करना है करप्ट लोगों को, इनएफिशिएंसीज को और सारी चीजों को। और काशिफ मुनीर साहब, मैं माजरत के साथ, आप लगता है ग्राउंड पे नहीं है, आप अपनी तनख्वाह हलाल नहीं कर रहे। अगर आपको ये नहीं पता कि पिछले 3 साल के अंदर क्या क्या काम हुआ ग्रीन लाइन के ऊपर और क्या क्या मजबूरियां थी और फेडरल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी थी, तो यू आर नॉट अर्निंग योर सैलरी सर। आई एम टेलिंग इट ऑन योर चैनल। जिससे कि बसें लाना किसकी जिम्मेदारी थी? गवर्नमेंट ऑफ सिंध। बसें लाया कौन? फेडरल गवर्नमेंट। और तमाम 80 बसें जो आती थी सब आ गई है। इस लाइन के ऊपर सिर्फ 80 बसें चल रही है। कोई ये नहीं है कि पहली किस्त आ रही है या दूसरी किस्त आ रही है। दूसरी चीज है कि राइट ऑफ वे किसने दे दी थी? सिंध गवर्नमेंट ने दे दी थी। जो उसका आईटी सिस्टम बनाना था सिंध गवर्नमेंट ने बनाना था। ये सारा काम किसने किया? फेडरल गवर्नमेंट ने किया। और फिर आप भूल रहे हैं कि इस अरसे में जो 3 साल गुजरे हैं, पिछले मार्च से लेकर सितंबर तक 1.5 साल होता है। अब मुझे जवाब देने दीजिएगा। अब मुझे जवाब देने दीजिएगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जब पिछली हुकूमत काम छोड़कर गई थी तो ग्रीन लाइन का काम कहां तक मुकम्मल था? अगर आपको याद हो तो उसका वाजे कर दीजिए। और जो बसें लाने का मामला है, हम तो बात ये कर रहे हैं कि फेडरल हुकूमत जो पिछली हुकूमत थी उसका ये काम था शुरू करने का। तो अगर आप मुझे ग्राउंड पे काम करने की बात कर रहे हैं तो आप अपने एमएनएस को बताइए कि वो अपने इलाकों में कितना काम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल कर रहे हैं। मुझे मेरे काम मत बताइए, आप अपने लोगों से पूछिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो आप, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ ऑन एयर, आप मेरे साथ आ जाइए। ग्रीन लाइन के ऊपर 3 साल पहले क्या काम हुआ था
और अगर अब आपको कितना काम हुआ है, कहां तक काम शुरू हुआ था, कहां तक काम कंप्लीट हुआ है। मज़ारे कायद तक पहले काम हुआ था, वहीं तक रहा है। आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है ये पूरा कराची जानता है। मतलब आप मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर आप मुझे काउंटर कर रहे हैं तो मैं आपको 3 साल पहले के भी फुटेज निकाल कर दिखा सकता हूँ। जहां तक काम पिछली हुकूमत छोड़कर गई थी, आप लोगों ने आगे क्या किया है पूरा कराची जानता है। सही। नकवी साहब, ज़ाहिर जो रिपोर्टर होते हैं ग्राउंड पर जो सिचुएशन होती है उन्हें एग्जैक्टली वही रिपोर्ट करना होता है। काशिफ की बात पे कमेंट करनी जल्दी से सर, वक्त कम है। लीजिए, मैं आप मेरे साथ 1 to 1 मिल लीजिए, मैं आपको उसके बाद प्रोग्राम पे आएंगे साथ और मैं आप बता दीजिए ना, आप ऑन एयर बता दीजिए, आप ऑन एयर बता दीजिए, आप ऑन एयर बता दीजिए कि बता दीजिए कि पिछली हुकूमत कहां तक ग्रीन लाइन का काम करके गई थी। आप ऑन एयर बता दीजिए ना, आपको पूरी कौम सुन रही है। आप ऑन एयर बता दीजिए कि कहां तक काम पिछली हुकूमत करके गई थी और आप लोगों ने कितना काम किया है ग्रीन लाइन के लिए। आपकी नौकरी बन रही है तो आपको जरा जोर आप जवाब दे देना नकवी साहब, ये आप ना जवाब दे देना। आप मैं आपको कह रहा हूं ना, आप बता दीजिए कि ग्रीन लाइन का काम कहां तक किया था पिछली हुकूमत ने और आप लोगों ने कहां तक मुकम्मल कर लिया। ऑन एयर सामने वाले का मैं झूठा ठीक है साबित काशिफ, करूंगा, मुझे आपका झूठा सवाल साबित आ करिएगा गया। तो चाहो आप मुझे नकवी झूठा साहब को साबित करें। जवाब लेने दें काशिफ जी। नकवी साहब वो खामोश रहेंगे। ठीक जी, है सर, बताइए वक्त मैम। कम है, प्लीज आप जवाब दे दें। जी, मुझे पूछिए कि ये जो बस टर्मिनस है जो अंडरग्राउंड बना है, जो तमाम एक लाइन का नहीं जितने लाइनें बनती है, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, इसका जो पुरानी नुमाइश में नीचे टर्मिनस था वो किस तारीख को शुरू हुआ है? वो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ है या वो पीटीआई के उसमें शुरू हुआ है? और जो कायदे आजम के बाजार से लेके कैपरी तक की सड़क बनी है वो किसके दौर में शुरू हुई है? वो बता नकवी दीजिए। साहब आपके जो दावे अपनी वहाँ- जगह, लेकिन मज़ारे कायद से कैपरी तक की सड़क बन गई है। जूं की तू है माजिद के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।